सो गूगल ने एक ऐसा नया क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है विलो, जो एक खास किस्म का कैलकुलेशन बस 5 मिनट में कर सकता है, जिसे कैलकुलेट करने में दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स ब्रह्मांड के उम्र से भी 700 ट्रिलियन गुना ज्यादा वक्त लगाएंगे। बट ये कैसे पॉसिबल है? इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे कंप्यूटर्स इस 2000 साल पुराने मैकेनिकल यंत्र से बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स के माइक्रो प्रोसेसर्स बन पाए। हमने ये भी देखा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, कौन से साइंटिफिक लॉस को हमने एक्सप्लॉइट किया और इस सफर ने हमें कहां पर लाकर खड़ा कर दिया, एक नए युग की शुरुआत में, द क्वांटम एज। साल 1981 की बात है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक लेक्चर सिमुलेटिंग फिजिक्स विद कंप्यूटर्स में एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने ये एक ऑब्जर्वेशन सामने रखा कि क्वांटम सिस्टम्स जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हो गए, ये क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर काम करते हैं और ये क्वांटम बिहेवियर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इन्हें क्लासिकल कंप्यूटर्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस और जीरोस के बाइनरी लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। इन्हें समझने के लिए हमें एक ऐसा कंप्यूटर ही लगेगा जो क्वांटम लॉस यानी कायदे कानून पर ही काम करता हो। उनका यह स्टेटमेंट बहुत मशहूर भी हुआ था, नेचर इज नॉट क्लासिकल डैम इट, इफ यू वांट टू क्रिएट अ सिमुलेशन ऑफ द नेचर यू बेटर मेक इट क्वांटम मैकेनिकल। इनफैक्ट फाइनमैन ने कुछ ब्यूटीफुल आइडियाज भी प्रपोज किए जो ही आगे जाकर क्वांटम कंप्यूटर्स की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। जैसे उन्होंने सजेस्ट किया कि आज हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं ऑन ऑफ स्विच की तरह, बाइनरी लैंग्वेज में ऑन यानी कि 1, ऑफ यानी कि 0, और इनके कॉम्बिनेशन से ही हम लॉजिकल ऑपरेशंस को क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हम क्वांटम कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को यूज कर सकते हैं, स्पिन अप यानी कि 1 और स्पिन डाउन यानी कि 0। मगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अप या डाउन स्पिन या 1 या 0 असाइन करने से क्या ही हो जाएगा, थोड़ी ना कंप्यूटर पावरफुल बन जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटर्स में वो अनइमेजिनेबल पावर आखिर आती कहां से? वेल, क्वांटम मैकेनिक्स यानी सूक्ष्म पार्टिकल्स के दुनिया के 2 बहुत ही पावरफुल सिद्धांतों से। नंबर 1 क्वांटम सुपरपोजिशन और नंबर 2 क्वांटम एंटेंगलमेंट। इन पावरफुल प्रिंसिपल्स को आज क्वांटम कंप्यूटर्स में कैसे यूज किया जाता है समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते हैं, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान देना, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अक्सर वो गलत होते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को समझे बिना आप क्वांटम कंप्यूटर्स को ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो ध्यान देना। इमेजिन करो, एक स्ट्रेट खड़े प्लेट पर आपने 2 पैरेलल स्लिट्स बनाए और उस प्लेट के सामने से आप कुछ रेती के दाने को फायर करते हो। तो प्लेट के पीछे अगर एक स्क्रीन लगाया हुआ हो तो वहां पर आपको कैसा पैटर्न दिखेगा? वेल, 2 पैरेलल लाइंस, राइट? ये कॉमन सेंस है। बट जो चीज कॉमन सेंस नहीं है वो ये है कि अब अगर आप रेती के जगह पर लेट्स से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स को फायर करोगे तो दूसरे साइड स्क्रीन पर आपको ये वाला पैटर्न नहीं दिखेगा, बल्कि ऐसा पैटर्न दिखेगा। अब ये क्या चीज है? ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, इस पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं और ये पैटर्न ना वेव्स बनाते हैं, क्योंकि अनलाइक पार्टिकल्स, वेव्स का बिहेवियर ही कुछ ऐसा होता है कि वो खुद के साथ ही इंटरैक्ट करते हैं, इंटरफियर करते हैं। सो क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं बल्कि एक्चुअल में वेव्स है? हमें तो पार्टिकल्स ही सिखाया गया था ना। वेल, यस, वो पार्टिकल्स ही है, बट वो बिहेव वेव्स की तरह करते हैं। उनका मूवमेंट हमारी दुनिया में एक वेव की तरह होता है और इसीलिए हम कहते हैं ना, वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि दोगलापन दिखाते हैं ये पार्टिकल्स। अब जब उन्हें 2 स्लिट्स के सामने से फायर किया गया तो गौर करना हुआ क्या, वो वेव की तरह दोनों स्लिट्स के थ्रू एक साथ निकल गए, यानी कि एक पार्टिकल क्वांटिटी में एक होने के बाद भी एक साथ 2 स्लिट्स के थ्रू पास हो पाया। इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को सुपरपोजिशन कहा जाता है। वो एक साथ 2 जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। अब ये चीज हमारे कॉमन सेंस के लिए हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट बने रहो, आगे थोड़ा थोड़ा सेंस बनाने लगेगा। अब इमेजिन करो, अगर इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम किसी तरह यूज करके उससे हम एक साथ मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकुलेशंस या कंप्यूटिंग करवा पाए तो कैसा रहेगा? वेल, ऐसा ही कुछ आइडिया पहली बार क्वांटम कंप्यूटर के फादर डेविड डॉइच को 1980s में आया था, जिन्होंने फिर इसी आइडिया पर काम शुरू कर दिया। अभी के लिए वापस आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पर। सो अब मुझे यह बताना, अगर एक वेव 2 स्लिट से पास हो रही है तो क्या होगा? वेल, वो वेव स्लिट्स के थ्रू पास होते ही ब्रेक डाउन हो जाएगी मल्टीपल वेव्स में, जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे और इंटरफियरेंस क्रिएट होगा। अब
इंटरफेरेंस भी ना दो टाइप्स के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एक इंटरफेरेंस में दो सेम साइज और स्ट्रक्चर के वेव्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। और इस केस में क्योंकि वो कंबाइन हो रहे हैं तो ऐड होने की वजह से उस वेव का साइज और बढ़ जाएगा। और अगर लेट्स से इंटरफेरेंस की वजह से अगर दो वेव्स आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं तो इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। और ऐसे में वो वेव्स या तो छोटे हो जाएंगे या तो टोटली कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को। अब ना जरा पीछे स्लाइड पर ध्यान देना, जहां जहां पर आपको ये ब्राइट स्ट्राइप्स दिख रहे हैं ना, वो सभी वही एरियाज है जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, यानी कि वेव्स कन्वर्ज हुए हैं, एम्पलीफाई हुए हैं। इसी वजह से वहां पर ज्यादा पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हुए। अब फ्रेंड्स यहां पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करता हूं, थोड़ा सा गौर करना और सोचना और मुझे बताना कि हमें इससे क्या सीखने मिला। पहली चीज कि आप एक पार्टिकल को एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वो कहां पर मिलेगा, मगर आप अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि उसके कहां मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई हैं। दूसरी चीज, आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उस पार्टिकल के कहां पर ना मिलने के चांसेस हाई हैं। ये सिर्फ उस पार्टिकल के वेव बिहेवियर की वजह से है, और वेव बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक नहीं बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक होता है। यानी कि आप निश्चित 100% सटीकता से ये नहीं बता सकते कि वो पार्टिकल्स आपको कहां पर मिलेगा, बट आप प्रोबेबिलिटी के मैथ्स को यूज करके बेस्ट गेस लगा सकते हो कि वो पार्टिकल्स आपको कहां कहां मिल सकते हैं। और स्लाइड पर दिखने वाले ये सभी ब्राइट एरियाज वो हाईली प्रोबेबल एरियाज हैं जहां पर आपको कोई भी एक फायर किया हुआ पार्टिकल मिल सकता है। जितना ज्यादा ब्राइट और लार्ज वो एरिया, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी वहां पर पार्टिकल के मिलने की। जब से हमें यह चीज पता चली कि क्वांटम वर्ल्ड फिक्स्ड आउटकम्स पर नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटीज पर आधारित है, तब से हमें यह दुनिया इतनी भी गोलमाल नहीं लगने लगी और हम इसे समझ पाने लगे, अपने रूल्स बनाने लगे। जैसे 1926 में एक जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न ने अपना ही एक फॉर्मूला बनाया जो एग्जैक्टली एक पार्टिकल की कहीं पर मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकता था। यानी कि हम अनसर्टेनिटी को ही सर्टेन बनाने लग गए थे। और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस ने क्वांटम कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स के बनने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। देखो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल्स ने बेसिकली क्या दिखाया कि वो एक साथ मल्टीपल पाथ्स चल सकते थे और लास्ट में बता सकते थे कि उनके मिलने के चांसेस सबसे हाई कहां पर है। क्या इसी सिद्धांत को एक कंप्यूटर में नहीं यूज किया जा सकता क्या? एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसमें अरबों ऑप्शंस है बट सही जवाब सिर्फ एक है या चुनिंदा कुछ, जैसे किसी हाई सिक्योरिटी डेटा के एन्क्रिप्शन कोड को ब्रेक करना। इन प्रिंसिपल अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए बेसिकली हमारा गोल सिर्फ इतना होगा कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के इस प्रोबेबिलिटी वाले सिद्धांत और इंटरफेरेंस इफेक्ट्स को सही से यूज करें तो हम कैलकुलेशंस के दौरान कई किस्म के सिमिलर वेव्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज को रिपीटेडली कंबाइन कर सकते हैं और हर कुछ प्रोसेसिंग के बाद हम अपने आंसर के करीब आ सकते हैं। जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि वो वेव्स एक बहुत ही पर्टिकुलर तरह से इंटरैक्ट करके बता रहे थे कि वो पार्टिकल कहां पर लैंड कर सकता है, उसी तरह हम क्वांटम कंप्यूटर्स में वेव्स को इंटरफियर करा सकते हैं और वो सभी डिस्ट्रक्टिव या एवरेज वेव पैटर्न्स को दबाकर उन पर्टिकुलर सबसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न्स पर फोकस कर सकते हैं, जिससे सही आंसर एम्पलीफाई होकर अपने आप हमारे सामने आ जाएगा। सो बेसिकली हम अपने क्वांटम प्रोसेसिंग से लिटरली सही आंसर को अरबों वेव्स के इंटरफेरेंस से बिल्ड कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें उस कंप्यूटर में कुछ स्पेशल एल्गोरिदम्स की जरूरत होगी इस प्रोसेस को मैथमेटिकली डायरेक्ट करने के लिए। और बस यही फंडामेंटल प्रिंसिपल क्वांटम कंप्यूटर्स के पीछे का कि सारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और रेगुलर वेव्स को एलिमिनेट करके, नॉइज को एलिमिनेट करके, जो वेव्स एक साथ कंबाइन होकर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं उन्हें कंबाइन होने दें। मानो जैसे किसी म्यूजिक में सारे कोहेरेंट वेव्स ताल से ताल मिला रहे हैं और सही आंसर मोस्ट सर्टेनली वही होगा। अब इसी प्रिंसिपल को वर्किंग में एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर, फिर क्वांटम मैकेनिक्स के सही इंटरप्रिटेशन से। सबसे पहले तो ये बेसिक्स क्लियर कर दूं कि एक नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर में डिजिटल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने के लिए क्लासिकल बिट्स यूज किए जाते हैं, जो बेसिकली सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ही जाना था। इन्हीं ट्रांजिस्टर्स का स्विच ऑन या ऑफ होना इंफॉर्मेशन को 0 या 1 के रूप में आगे ट्रांसमिट करता है।
सारे के सारे प्रोग्राम्स, वर्ड्स, इमेजेस जो भी आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हो वो इन्हीं 1 और 0 से भरे कोड्स से ही बने होते हैं। और इन क्लासिकल बिट्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक समय में या तो 1 डिनोट करेंगे या तो 0। ओके, सो अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स की। वेल, इनमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म के बिट्स यूज होते हैं कॉल्ड क्यूबिट्स। ये क्यूबिट्स 1 होंगे या 0, ये इनके पार्टिकल स्पिन पर डिसाइड होता है। अप स्पिन यानी कि 1 और डाउन स्पिन यानी कि 0। अब क्योंकि क्यूबिट्स की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी सुपरपोजिशन है, इस वजह से ये एक साथ दोनों स्टेट्स इक्वली दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो जब तक कॉइन नीचे नहीं गिर जाता तब तक वो कॉइन अपनी स्टेट को रिवील नहीं करेगा और उसे मैथमेटिकली एन एवरेज ऑफ बोथ हेड्स एंड टेल्स लिखा जा सकता है। उसी तरह एक क्यूबिट के केस में भी जब तक उस क्यूबिट को मेजर नहीं किया जाता वो दोनों ही स्टेट में एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर सकता है, बाइनरी 1 एंड 0। अब ना मैं आपको एक क्यूबिट की असल पावर का एक झलक दिखाता हूं। इमेजिन करो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जैसे एक रैट मेज जिसमें समझ लो 100 रास्ते हैं आगे बढ़ने के, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता मेज से बाहर निकालता है। अब एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर में ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को हर एक रास्ते के अंत तक जाकर पता लगाना होगा कि कौन सा रास्ता एक्चुअल में बाहर निकालता है। बट क्यूबिट्स के केस में रिमेंबर, एक साथ ये दोनों स्टेट्स यानी कि स्टेट 1 और 0 में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि क्लासिकल बिट सिर्फ एक ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और इसीलिए एक क्यूबिट यहां पर 2 रास्तों पर एक साथ चलकर सेम टाइम में पता लगा सकता है कि ये रास्ते कहां तक लेकर जाते हैं। इसे क्वांटम कंप्यूटिंग की भाषा में पैरेललिज्म कहा जाता है। बट यहां से तो जादू की बस शुरुआत ही हुई है। थोड़ा सा ही क्यूबिट्स की संख्या को बढ़ाए ना तो इसकी असली पावर आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर लिनियरली नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती है। अब जरा देखना, 2 बिट्स के केस में ये 2 to the power of 2 यानी कि 4 स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे स्टेट 1 1 1 का कॉम्बिनेशन, स्टेट 2 1 0 का कॉम्बिनेशन, स्टेट 3 0 1 का कॉम्बिनेशन और स्टेट 4 0 0 का कॉम्बिनेशन। वंस अगेन सभी स्टेट्स में एक ही समय में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये एक साथ मेज में 4 पाथ्स को ट्रैवल कर सकते हैं। 3 क्यूबिट्स के केस में ये 2 to the power of 3 यानी कि 8 पाथ एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक सिंपल से क्वांटम प्रोसेसर 100 क्यूबिट का बना दिया जाए तो ये कितने रास्ते एक साथ प्रोसेस करेंगे पता है? जस्ट इमेजिन 2 to the power of 100 यानी इतने रास्ते। ये 1.26 नॉनिलियन यानी कि एक के आगे 30 डिजिट्स, ये पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितने एटम्स है ना उससे भी ज्यादा बड़ा नंबर है। और अपने मेज में तो सिर्फ 100 ही पॉसिबल रास्ते थे। अरे अगर 1 बिलियन भी पॉसिबल रास्ते होते तो भी इसे ये प्रोसेसर चुटकियों में सॉल्व कर देता। और इसीलिए तो गूगल का ये नया प्रोसेसर बस 5 मिनट में वो कर पाया जो आज के सुपर कंप्यूटर्स को 10 सेप्टिलियन ईयर्स लग जाते। बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। इससे पहले मैं बात करूं क्वांटम कंप्यूटर्स में प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो मेज वाला एग्जांपल हमने लिया कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन टू अंडरस्टैंड है। एक्चुअली में हो क्या रहा होता है ना कि वो क्यूबिट्स मिलकर हर दिशा में लिटरली अरबों खरबों वेव्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं और क्वांटम कंप्यूटर उनके इंटरफेरेंसेस को ट्रैक कर रहा होता है और फाइनली कंप्यूटर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस को सेपरेट करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस को डिकोड करके सही आंसर का पता लगाता है। मतलब जिस जगह पर मोस्ट ऑफ द वेव्स मिलकर कोहेरेंटली ताल से ताल मिला रहे होते हैं वही सही जवाब होता है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में अल्टीमेटली यूनिवर्स हमेशा किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को ही प्रेफर करता है और इसीलिए मोस्ट ऑफ द वेव्स इंटरफेरेंसेस के बाद राइट आंसर तक इवेंचुअली पहुंच ही जाते हैं। यही ऑब्जर्वेशन रिचर्ड फाइनमैन ने भी नोटिस किया था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के अरबों खरबों रास्ते हो सकते हैं, बट एक पार्टिकल की यही यूनिक टेंडेंसी है कि वो प्रोबेबिलिस्टिकली स्पीकिंग मोस्ट सर्टेनली हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही ट्रैवल करेगा और फाइनमैन ने इसे मैथमेटिकली प्रूफ करके फाइनमैन्स पाथ इंटीग्रल्स डेवलप किया था। अब ये इतना फंडामेंटल सिद्धांत है कि यही एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो हमारे पूरे यूनिवर्स को गवर्न करता है और अब तक कोई भी थियरी इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाई है, इवन रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स भी। सो अब फ्रेंड्स हम कहां तक पहुंचे? वेल, सुपरपोजिशन को पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे यूज करते हैं इसका हमें एक आइडिया आ गया।
अब समझते हैं कि एक दूसरे पावरफुल प्रिंसिपल क्वांटम एंटेंगलमेंट को ये कंप्यूटर्स कैसे यूज करते हैं। अच्छा, बाय द वे, मैं जो भी डिस्कस करूंगा उन सबके मैंने प्रॉपर लिंक्स नीचे रेफरेंसेस में डाल रखे हैं, ताकि आप खुद भी अगर अपने तरफ से रिसर्च करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे दोनों चैनल्स गेट्स इट फ्लाई साइंस और गौरव ठाकुर के थ्रू मेरा मिशन है इंडियंस में एक साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करके इंडिया के रूट लेवल पर बदलाव लाना। और अब फ्रेंड्स, हम हमारी टीम को एक्सपैंड कर रहे हैं और लाइक माइंडेड वॉरियर्स के साथ। सो अगर आपको हमारा क्रिएटिव एडिटिंग पसंद आता है और आप हमारी टीम ऑफ पैशनेट क्रिएटिव एडिटर्स को ज्वाइन करके हमारे मिशन में वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो आपके पैशन को एक थ्राइविंग प्रोफेशन बनाना हमारा काम होगा। वी आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स फॉर अ वर्क फ्रॉम ऑफिस अपॉर्चुनिटी इन मुंबई, जो हमारे डॉक्यूमेंट्री / एक्सप्लेनर टाइप के वीडियोस को एडिट कर पाए। मोर डिटेल्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लेट्स क्रिएट एन इम्पैक्ट टुगेदर। And now let's continue our video. देखो, एकदम शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो क्वांटम एंटेंगलमेंट बेसिकली एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्यूबिट्स आपस में लिंक हो जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं, जिससे वो मानो मैजिकली आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने लगते हैं, नो मैटर फिर उनके बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस कितना भी ज्यादा हो। इसको ऐसे समझो कि अगर एक भंवरा घूम रहा है लेफ्ट टू राइट और वो एंटेंगल हो जाता है किसी दूसरे भंवरे के साथ, तो वो दोनों भंवरे एक ही साथ एक ही तरह लेफ्ट टू राइट घूमने लगेंगे, मानो जैसे वो आपस में किसी मैजिकल धागे से लिंक हो गए। अब ये सिर्फ क्वांटम पार्टिकल्स के साथ होता है, भंवरे का तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है, बट इन क्वांटम पार्टिकल्स के केस में फर्क नहीं पड़ता कि एक पार्टिकल पृथ्वी पर हो या दूसरा यूनिवर्स के एज में भी क्यों ना हो, ये आपस में ही कनेक्टेड ही रहेंगे। प्लस इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है, जो इसे सिग्नलिंग बिटवीन सिस्टम्स के लिए बहुत ही यूजफुल बना सकता है। हालांकि पॉइंट टू नोट इज कि आप कोई क्लासिकल इंफॉर्मेशन इससे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो स्पेशल रिलेटिविटी के लिमिट्स की वजह से। सो इस प्रिंसिपल से बेसिकली एक साथ कई सारे क्यूबिट्स एक टीम की तरह काम कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशंस पैरेलली और एक्सट्रीमली फास्ट करवाया जा सकता है। सो अब क्वांटम कंप्यूटर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने के बाद सब कुछ तो सही लग रहा है ना बॉस? कितने पावरफुल ये कंप्यूटर्स हो सकते हैं ये तो हमने देख लिया। सो अब और क्या करना है? बस घर घर पे सबके लगा दो, इंस्टॉल करवा लो। इससे हम रेगुलर काम भी एकदम तेजी से कर पाएंगे, है ना? इन कंप्यूटर्स में वो रियल वर्ल्ड फील वाले गेम्स खेलने में कितना ही मजा आएगा। वेल, मैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शंस को बस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये क्वांटम कंप्यूटर्स, जैसे आपने देखा, कुछ अलग ही किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। ये अपने पीसी की तरह वर्ड, एक्सेल या फिर पबजी चलाने के लिए नहीं बने। प्रॉब्लम्स जैसे जहां पर एक ताले की अरबों खरबों चाबियां हो सकती है, बट हमें सही वाला ढूंढ के निकालना है, वो भी फास्ट। हमें एक बड़े से 200 डिजिट के नंबर्स के फैक्टोरियल्स को ढूंढ के निकालना है, वो भी फास्ट। बेसिकली जहां पर हमें एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ डेटा में से कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ढूंढ के निकालना हो, या फिर हमें क्वांटम वर्ल्ड्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट करना हो, ताकि हम उनके प्रॉपर्टीज को समझ पाए। वो प्रॉब्लम्स जहां पर एक्सट्रीम पैरेललिज्म की जरूरत हो, और ये सब प्रॉब्लम्स यूजुअली आपके और मेरे जैसे कॉमन इंसान के सर पर तो नहीं होते। अब तक क्वांटम एल्गोरिदम्स इतने एडवांस नहीं बने हैं कि ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सारे जनरल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। आज एक क्वांटम एल्गोरिदम बहुत ही स्पेसिफिक किस्म के गिने चुने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनता है, और धीरे धीरे हम इन एल्गोरिदम्स और मशीन्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, अपने घर में क्वांटम कंप्यूटर्स तो हम तभी इंस्टॉल कर पाएंगे जब हम हमारे प्रकृति की तरह रूम टेम्परेचर्स में भी क्वांटम प्रोसेसेस को अंजाम देना सीख पाएंगे। ये फैक्ट है कि इवन आज तक हमें ये नहीं पता कि कैसे प्रकृति पेड़ पौधों में रूम टेम्परेचर्स में लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर शुगर में कन्वर्ट कर पाती है। फोटोसिंथेसिस एक क्वांटम फिनोमेनन है जो हमें नहीं पता अभी तक कि एग्जैक्टली रूम टेम्परेचर्स में कैसे होता है, क्योंकि हम तो अभी तक क्वांटम इंटरैक्शंस को एक्सट्रीमली लो -273 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर्स में ही करवा पाए। इसे देखना, यह है एक क्वांटम कंप्यूटर, बट असल में यह क्वांटम कंप्यूटर कम और फ्रिज ज्यादा है। इसे इनर डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। क्वांटम चिप तो एकदम छोटा सा इस रेफ्रिजरेटर के बेस में है, जैसे आप देख सकते हो। इस रेफ्रिजरेटर में ये बड़े मोटे पाइप्स देख रहे हो, इनके थ्रू हीलियम या नाइट्रोजन को नीचे के फ्लोर्स तक पंप किया जाता है। फिर ये सारे कर्ल्ड वायर्स आप देख रहे हो, इनके थ्रू सिग्नल्स माइक्रोवेव्स के जरिए पास होते हैं और फाइनली एक क्लासिकल कंप्यूटर को रिले किए जाते हैं। जब ये कंप्यूटर चालू होता है, इसे एक
ऐसे बड़े से सिलेंडर जैसे एनक्लोजर के अंदर डालते हैं, जिसे आउटर डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ताकि बाहर के वातावरण, बाहर के हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से प्रोसेसर को बचाए। क्योंकि क्वांटम प्रोसेसर्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्वांटम डीकोहेरेंस, यानी कि उनके वेव्स में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आ जाना और उनका वेव नेचर ही कोलैप्स हो जाना। अब क्वांटम डीकोहेरेंस के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो काफी डेप्थ में आपको ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। बट बेसिकली आपको ये फैक्ट तो पता ही होगा कि क्वांटम पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव करते हैं, बट जैसे ही वो किसी दूसरे पार्टिकल या एनर्जी से इंटरैक्ट करते हैं, वैसे ही उनका वेव फॉर्म कोलैप्स हो जाता है और वो अन्य पॉसिबिलिटीज वाले वेव से एक पार्टिकल बन जाते हैं। यानी कि वो अपने क्वांटम प्रॉपर्टीज जैसे सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट को खो देते हैं और वो हमारे कोई काम के नहीं रहते। क्यूबिट्स के केस में भी ऐसा ही होता है ना, जैसे ही वो किसी भी प्रकार के इंटरेक्शन में आए, वो सीधा अपना क्वांटम स्टेट खो देते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, और इसे ही डीकोहेरेंस कहते हैं। इसी डीकोहेरेंस से बचाने के लिए क्वांटम प्रोसेसर्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के एक्सट्रीमली करीब रखा जाता है, जो कि लोएस्ट टेम्परेचर एवर पॉसिबल इन द यूनिवर्स है, क्योंकि ये स्टेट लिटरली एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ अननेसेसरी मोशन और हीट है। ये पाइप्स देख रहे हो, ये पूरा कूलिंग सिस्टम का ही पार्ट है जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बनाए रख रहा है, मगर इसके बाद भी ये फुल प्रूफ नहीं है। आपको सुनकर ये यकीन नहीं होगा, बट ये सब के बाद भी क्यूबिट्स सिर्फ कुछ माइक्रो सेकेंड्स तक ही एक्टिव रह पाते हैं और फिर तुरंत डीकोहेर हो जाते हैं। इस छोटे से टाइम फ्रेम जिस दौरान वो क्यूबिट सुपरपोजिशन या कोहेरेंस में रहते हैं, उसे कोहेरेंस टाइम कहा जाता है। और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है क्वांटम कंप्यूटर्स को रियलिटी बनाने के रास्ते में। सारे बड़े कंपनीज के क्वांटम कंप्यूटर्स यहीं पर आकर अटक रहे हैं, और एग्जैक्टली यहीं पर गूगल के विलो चिप ने भी इस बार एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया है, एक लीप मार के दिखाया है। Quantum computers is the wild card. It could be a game changer. It could change the entire landscape of artificial intelligence. Google's Willow chip is touted as not just another technology breakthrough, but an evolution. In under 5 minutes, the chip can solve a problem that would take today's most powerful computers 10 septillion years. Google के Willow ने सारे सुपरकंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर्स को पीछे छोड़कर कोहेरेंस टाइम को 5 गुना बढ़ाया, एंड उसके बावजूद भी पता है अभी विलो का कोहेरेंस टाइम सिर्फ 100 माइक्रोसेकेंड्स ही है, यानी कि बस 0.1 मिलीसेकेंड्स। यही 0.1 मिलीसेकेंड्स तक ही एक क्यूबिट एक्टिव रह पाता है और अपने कैलकुलेशंस करता है। इतने कम समय में ये क्या ही कैलकुलेशंस करके दिखा देगा। अगर आपने न्यूज हेडलाइंस देखे हैं तो इन हेडलाइंस में तो खुद गूगल ने ये क्लेम किया है ना कि उनके कंप्यूटर्स ने 5 मिनट तक कैलकुलेट करके दिखाया। सो अगर उनका एक क्यूबिट सिर्फ 100 माइक्रोसेकेंड्स में ही कोलैप्स हो जा रहा है, तो 5 मिनट तक कैलकुलेशंस कैसे रन हो पाए? वेल, एक स्पेशल टेक्निक की मदद से जो लिटरली क्वांटम कंप्यूटिंग की रीढ़ की हड्डी है, क्वांटम एरर करेक्शन, QEC। इस टेक्निक से क्वांटम कंप्यूटर्स लिटरली एरर्स यानी कि डीकोहेरेंट क्यूबिट्स को चुन चुनकर करेक्ट करते हैं और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं ताकि शो चालू रहे। इसे बेसिकली एक रिले रेस की तरह समझो। हर एक क्यूबिट छोटे छोटे पार्ट्स में कैलकुलेशंस करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोलैप्स हो जाता है और अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे क्यूबिट्स को रिले यानी कि ट्रांसफर कर देता है, एंड देन वो क्यूबिट भी आगे ऐसे ही करते चले जाता है। सो अगर एक क्यूबिट का कोहेरेंस टाइम 100 माइक्रोसेकेंड्स है, तो उसका एरर करेक्शन एटलीस्ट 10 माइक्रोसेकेंड्स में होते रहेगा ताकि इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती चली जाए। अब ये एरर करेक्शन रियल टाइम में आखिर कैसे हो पाता है? $1 मिलियन क्वेश्चन, राइट? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के ही लॉस के अनुसार अगर किसी भी तरह से आपने इन क्यूबिट्स के साथ फिजिकली इंटरैक्ट कर लिया, इन्हें छू भी लिया या मेजर कर लिया, तो ये एकदम से अपने क्वांटम स्टेट को कोलैप्स कर देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि कंप्यूटर्स एरर को फिक्स कर पा रहे हैं बिना क्वांटम स्टेट को ब्रेक करे? वेल, यही प्रॉब्लम ना क्वांटम कंप्यूटिंग का हार्ट है। ये कैसे एग्जैक्टली फिक्स होता है, इसे समझने के लिए पहले यह समझना कि क्वांटम कंप्यूटर्स में 2 टाइप्स के एरर्स होते हैं। नंबर 1, बिट फ्लिप एरर, यानी बिट का इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है, 1 की जगह पर 0 हो गया या 0 की जगह पे 1। सेकेंड टाइप ऑफ एरर है फेज फ्लिप एरर, यानी एंटेंगल पार्टिकल्स के सिस्टम के बीच का डायनामिक ही चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 + 1 0 - 1 हो जाए। प्रोबेबिलिटीज तो दोनों का 1 और 0 ही रहेगा, यानी कि 50-50, बट 1 के आगे माइनस आ जाने से
वो दूसरे एंटैंगल्ड पार्टिकल्स के साथ अलग तरह से इंटरैक्ट करेगा, जो कैलकुलेशंस में गड़बड़ी ला सकता है। अब ये दो किस्म के एरर्स कैसे फिक्स होते हैं, इसे समझने के लिए ना इमेजिन करो आप एक सैंड कैसल बना रहे हो जो हवा और पानी के लगते ही खराब होने लगता है। तो आपको उसे हवा या पानी से बचा के रखना होगा, राइट? वेल, कब तक बचा के रख सकते हो? हमारे क्यूबिट की भी यही परेशानी है ना, गलती से भी किसी से भी इंटरैक्ट नहीं कर सकता। बट अब अगर आप अपने सैंड कैसल के ही 3 हूबहू रेप्लिकास बना लो तो अब अगर कोई एक सैंड कैसल हवा या पानी से बिगड़ भी जाता है तो भी अब आपके पास दूसरे रेप्लिकास होंगे कंसिडर करके उस बिगड़े हुए सैंड कैसल को फिक्स करने के लिए। वेल, क्वांटम एरर करेक्शन में भी यही पॉपुलर टेक्निक जिसे रिडंडेंसी कहते हैं इस्तेमाल होती है। इस टेक्निक में बेसिकली एक मेन इंफॉर्मेशन वाले लॉजिकल क्यूबिट को 3 फिजिकल क्यूबिट्स में एनकोड किया जाता है। मतलब वो एक लॉजिकल क्यूबिट जो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, अब उसे 3 फिजिकल क्यूबिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो इसका बेसिक इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 0 + 1 हम इसी इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखेंगे कि 1 लॉजिकल क्यूबिट इज इक्वल टू 0 0 0 + 1 1 1। ऐसे फॉर्म में हम इसे स्टोर करेंगे। अब अगर लेट्स से एक बिट 0 फ्लिप हो जाता है 1 में, तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, लॉजिकल क्यूबिट इज इक्वल टू 1 0 0 + 1 1 1। अब यहां पर इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए फिर क्वांटम गेट्स के थ्रू कुछ हेल्पर क्यूबिट्स या जिन्हें एंसिलरी क्यूबिट्स कहा जाता है, उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा, जो प्रिसाइसली इन एरर्स के साथ क्वांटम एंटैंगल हो जाएंगे। जैसे क्वांटम सर्किट्स में लॉजिक गेट्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को लॉजिकली डायरेक्ट करते हैं, वैसे ही क्वांटम लॉजिक गेट्स इन क्वांटम पार्टिकल्स के वेव मोशन को लॉजिकली डायरेक्ट करते हैं। गौर करना, यहां पर वो एक्स्ट्रा हेल्पर क्यूबिट्स खुद भी क्वांटम पार्टिकल्स होने की वजह से आराम से एरर क्यूबिट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, और फिर हम उन हेल्पर क्यूबिट्स को अगर मेजर करेंगे तो वो कोलैप्स हो जाएंगे और हमें एग्जैक्ट टाइप और लोकेशन ऑफ एरर भी बता देंगे। बट इस टेक्निक की ब्यूटी यही है कि इससे पूरा लॉजिकल क्वांटम सिस्टम इंटैक्ट रहता है, क्योंकि उन्हें हमने तो छेड़ा ही नहीं। हमने तो हेल्पर क्यूबिट्स को सिर्फ एरर क्यूबिट्स के साथ ही इंटरैक्ट करवाया और सिर्फ उन हेल्पर क्यूबिट्स को ही मेजर किया, और फिर गलती एग्जैक्टली आइडेंटिफाई होने के बाद उन्हें वापस से लॉजिक गेट्स के थ्रू फ्लिप किया जा सकता है और ये कैलकुलेशन आगे चलते रहेगा। ये पूरा प्रोसेस 10 माइक्रोसेकंड्स के अंदर तक ही फिनिश हो सकता है। अब फेस फ्लिप एरर की अगर हम बात करें तो इस केस में हम ये 3 फिजिकल क्यूबिट्स 0 0 0 + 1 1 1 के और 3 कॉपीज बनाते हैं। जैसे ये एनकोड किया जाएगा इस रूप में प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, और इसमें भी हेल्पर क्यूबिट्स पूरे क्वांटम स्टेट को ही स्कैन करके उसमें मिसमैच देखते हैं। अगर मिसमैच मिला तो वही मिसमैच को आइडेंटिफाई करके सिंड्रोम मेजरमेंट यानी कि गलती के मेजरमेंट का कोड निकालकर क्वांटम लॉजिक गेट्स अप्लाई करके उसे फिक्स कर देते हैं। पीटर शॉर द्वारा क्रिएटेड शॉर्स कोड एक ऐसा ही पॉपुलर एल्गोरिदम है जो ये दोनों किस्म के बिट फ्लिप और फेस फ्लिप एरर्स से बचा सकता है और क्वांटम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर सकता है, जैसे लार्ज नंबर्स के फैक्टर्स निकालना। सो बेसिकली सब कुछ को सिंप्लीफाई करते हुए क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स को क्वांटम एंटैंगल करवाकर उसके बहुत सारे रेप्लिकास बनाए जाते हैं, और जैसे ही कोई क्यूबिट डीकोहेर हो जाता है वैसे ही उस ग्रुप से उस डीकोहेर हुए क्यूबिट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कुछ स्पेशल एल्गोरिदम्स के थ्रू, और फिर क्यूबिट को एक तरह से वापस से जिंदा कर दिया जाता है, और इसीलिए इंफॉर्मेशन लूज नहीं होती बल्कि दूसरे एंटैंगल्ड क्यूबिट्स उसे वहीं से एक्सट्रैक्ट करके कैलकुलेशंस को आगे कंटिन्यू रखते हैं, एक रिले रेस की तरह। तो इसी तरह गूगल के विलो ने भी अपने क्वांटम एरर करेक्शन कोड में एक ब्रेक थ्रू रिजल्ट हासिल किया है, जहां उन्होंने क्यूबिट्स के एरेज को बढ़ाने के साथ साथ एरर रेट को कम किया है। बट इवन देन अभी भी किसी भी कंपनी जैसे कि गूगल, IBM, Xanadu, हनीवेल एटसेट्रा का क्वांटम कंप्यूटर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और कॉम्प्यूटेशंस को सॉल्व कर पाने से बहुत बहुत दूर है। ये 3 बड़े प्रॉब्लम्स, नंबर 1 क्वांटम स्टेट की स्टेबिलिटी, नंबर 2 इफेक्टिव एल्गोरिदम्स, और नंबर 3 रियल टाइम एरर करेक्शंस, इन्हें इंप्रूव करके इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली स्केल करना फिलहाल सबसे बड़े चैलेंजेस में से है। और अगर हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए तो हमारा भविष्य टोटली बदल सकता है। एक ऐसी नई दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे जिसके बारे में आज आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते।
सबसे पहले तो फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी, क्योंकि आज भी नई दवाइयां बनाने का जो प्रोसेस है वो एक ताले के लिए करोड़ों चाबियों में से एक सही चाबी ढूंढने के जैसा है। हमें समझना पड़ता है कि कैसे दवाइयों के मॉलिक्यूल्स शरीर में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से इंटरैक्ट करते हैं, बिलियंस में मॉलिक्यूल्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई करके। हमें कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस को सिमुलेट करना पड़ता है एट द एटॉमिक लेवल, और ये सब कुछ क्लासिकल कंप्यूटर्स में होता है उनके 3D मॉडल्स बनाकर, जो कि एक्सट्रीमली रिसोर्स इंटेंसिव है। बट क्योंकि प्रकृति खुद क्वांटम मैकेनिकल है और क्वांटम मैकेनिकल तरीके से ही काम करती है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, अगर हमने क्वांटम कंप्यूटर्स को सही ड्रग कॉम्बिनेशंस को डिकोड करने पर लगा दिया तो आज की तरह दवाइयां बनाने में लक का सहारा 15 से 20 साल और अरबों डॉलर्स खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये न्यू ड्रग डिस्कवरीज कुछ ही महीनों में हो सकते हैं। नंबर 2, एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स, जिन्होंने हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा जाने ली है, को भी हम फाइनली बाय बाय बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी वायरस हो, पैथोजन हो, उन्हें हम एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करके उनके अरबों पॉसिबल डेडली म्यूटेशंस को पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे और उन्हें फैलने से पहले ही रोक देंगे, विच मींस ये वायरस कभी भी अपने टिपिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इवन वैक्सीन डेवलपमेंट, यानी कि उनसे लड़ने के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी कुछ हफ्तों में ही डेवलप हो पाएगा। नंबर 3, और ये डेवलपमेंट तो सबसे क्रेजी रहेगा, आज कितने ही बीमारियों के पीछे का कारण शरीर में प्रोटीन्स का मैल फंक्शन होता है, जैसे कैंसर्स जो म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन फोल्डिंग को अफेक्ट करते हैं, पार्किंसंस डिजीज हो गए, अल्जाइमर्स डिजीज, और एग्जैक्टली इन्हीं बीमारियों के सॉल्यूशंस आज हमारे पास नहीं है। ये इसीलिए क्योंकि प्रोटीन्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके 3D मॉडल्स बनाकर उनके हर एक पॉसिबल फोल्डिंग को सिमुलेट करना, फिर नए ड्रग्स को उनसे इंटरैक्ट करा के कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स में ऑब्जर्व करना, ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड और रिसोर्स इंटेंसिव टास्क है। बट क्वांटम कंप्यूटर्स ये काम भी कुछ ही हफ्तों से महीनों में कर सकते हैं। सो बहुत सारी बीमारियां जिन्हें आज हम इनक्योरेबल समझते हैं, कल उनके क्योर्स हमें मिल सकते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन लाइफ स्पैन तक 100 से 150 सालों तक लंबी हो सकती है, बिकॉज हम खुद की ही बायोलॉजी को अब डीएनए लेवल पर समझकर उसे एंटी एजिंग ड्रग्स, सप्लीमेंट्स, लाइफस्टाइल और मेडिकल फैसिलिटीज से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, एंशिएंट एजेस में जब साइंस डेवलप नहीं हुआ था, एक इंसान ऑन एन एवरेज बस कुछ 30-35 साल ही जिंदा रहता था, बट आज डेवलप्ड कंट्रीज में 85 ईयर्स तक हम जी रहे हैं। इसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 100 से 150 सालों तक खींचना इतना मुश्किल नहीं होने वाला है जितना आप सोच रहे हो। नंबर 4, स्पेस इंडस्ट्री में तो हम क्वांटम कंप्यूटर्स का सबसे ज्यादा फायदा देखेंगे। ब्रह्मांड भी तो क्वांटम लॉस पर ही काम करता है ना, और इसीलिए इन्हीं लॉस को मॉडल करके हम लिटरली कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स के फिनोमेनॉन जैसे ब्लैक होल्स और क्वांटम ग्रेविटी को भी एक्यूरेटली मॉडल कर पाएंगे, जो आज हमारे लिए कर पाना इम्पॉसिबल है। इवन हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की मिस्ट्री को भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन यूनिवर्स के क्या क्या सीक्रेट्स हमारे हाथ लग सकते हैं। हम लिटरली हमारे गैलेक्सी के किंग बन सकते हैं, क्योंकि अब हम बहुत ही एक्यूरेटली एक एक प्लैनेट, स्टार, एस्टेरॉइड, मून, इन सभी के मोशंस और पोजीशंस को एवरी सेकेंड प्रेडिक्ट कर पाएंगे। आज मार्स तक एक सिंगल ट्रिप मारने में हमें मिलियंस ऑफ वेरिएबल्स को सॉल्व करना पड़ता है। स्पेसक्राफ्ट की ट्रैजेक्टरी को सही बनाए रखने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स ये कैलकुलेशंस चुटकियों में कर देगा। हम न्यू मटेरियल्स डेवलप कर सकते हैं जो बेहतर स्पेसक्राफ्ट्स और रॉकेट डिजाइन को डेवलप करके स्पेस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। और फाइनली एलियन लाइफ की खोज कर पाना अब पोटेंशियली बहुत इजी हो सकता है, क्योंकि आज के तारीख में हमें एलियन लाइफ खोजने से रोक रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस। करोड़ों टेक्नो सिग्नेचर्स यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें से हमें सेपरेट करना है कि कौन से इंटेलिजेंट एलियन लाइफ की तरफ से आ रहे हैं और कौन से बस सिर्फ इंटरफेरेंसेस या नॉइज है, जो कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। सेटी का ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट 20 सालों से यही तो कर रहा था और फिर भी नो सक्सेस। अब ये एलियन सर्च ऑपरेशन कैसे काम करता है, इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, जिसे भी आप ऊपर आई बटन पर दबाकर देख सकते हो बाद में। बट क्वांटम कंप्यूटर्स ये काम चुटकियों में कर देंगे। ऑल्सो बायो सिग्नेचर्स और ड्रेक्स इक्वेशंस के बेसिस पर ये लिटरली हमें बड़े से बड़े प्लैनेटरी डेटा सेट्स को स्कैन करने में हेल्प कर सकते हैं, उन सेट्स पर फोकस करने में जहां पर एलियन लाइफ एक्चुअली में मौजूद हो सकती है। नंबर 5, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की दुनिया में भी एक्सपोनेंशियली नई चीजें अनफोल्ड होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैथ के इक्वेशंस और क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स
कि पल भर में ही हमें सॉल्यूशंस मिल पाएंगे, जिससे और नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होगी, क्रिएटिंग अ डोमिनो इफेक्ट ऑफ एडवांसमेंट। नंबर 6, AI। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर्स मानो दो बिछड़े हुए भाई हैं, और ये एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही बने हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स की एक्सपोनेंशियल स्पीड और AI की सेल्फ लर्निंग एबिलिटी ह्यूमन सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट को इन्फिनिटली तेज कर देगा। और AI के डेवलपमेंट से क्वांटम कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बेहतर किया जाए, इसके कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज AI की मदद से स्पीड अप हो जाएगा। एंड मे बी ये दोनों साथ रहकर फॉरएवर एक दूसरे को इवॉल्व करते चले जाएंगे, एंड इट वुड जस्ट नेवर एवर स्टॉप। What do you think? आज हम जब कार्डेशिव टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, हमें इतने आधुनिक सिविलाइजेशंस इम्पॉसिबल लगते हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन क्वांटम पावर्स को अनलॉक करने के बाद पता नहीं ये पॉसिबल क्यों लगने लग रहा है, राइट? बट हाँ, हमें सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि इनके ट्रू पावर्स का अंदाजा लगाकर सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ने ऑलरेडी हमें वार्न कर दिया है कि हमें AI और क्वांटम कंप्यूटर्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। My worst fears are that we cause significant harm to the world. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. AI is one of the biggest threats. So क्वांटम कंप्यूटर्स के एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। ये तो कुछ बेसिक ही मैंने आपको बताया। अब तक तो हम इनके ट्रू एप्लीकेशंस को सही से समझ भी नहीं पाए। लिटरली जहां जहां तक हमारा इमेजिनेशन जाएगा, इन क्वांटम कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन पोटेंशियली वहां तक जा सकता है। हमें बस जरूरत है थोड़ी सी जरूरत और क्रिएटिविटी की। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, खत्म होता है हमारा ये शॉर्ट सीरीज कंप्यूटर के पूरे एवोल्यूशन जर्नी का। अगर आपको मजा आया, कुछ नया सीखने मिला और ह्यूमंस के फ्यूचर को लेकर आप पॉजिटिव और एक्साइटेड हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हमें मिलकर इंडिया में साइंस के प्रति वो एंथुजियाज्म लाना है जैसे डेवलप्ड देशों में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय विज्ञान, जय हिंद।